प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास में आज का जो क्लास दिया जा रहा है व्याकरण आज चलेगा। व्याकरण में आप लोग को स्टार्टिंग पीरियड एकदम शुरू से वर्ण से स्टार्ट कर रहे हैं। आज वर्ण से ऐसे हम वर्ण को क्लियर करेंगे, फिर शब्द को क्लियर करेंगे, वाक्य है, इसके बाद अब संधि और आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ऐसे। तो पहले आज वर्ण और शब्द दो को बहुत ही विस्तार से बताना चाह रहे हैं, जो आप लोग ध्यान से देखना है आप लोग को। तो पहले हम वर्ण लेते हैं। आज वर्ण हम शुरू कर रहे हैं, पहला वर्ण हम शुरू कर रहे हैं। तो वर्ण परिचय में पहले वर्ण को देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने प्रकार हैं, वर्णों की संख्या क्या है, ये से बहुत सवाल आएगा। कुल वर्णों की संख्या क्या है और स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये सभी चीज हम आप लोग को क्लियर करेंगे। तो पहले हम वर्ण को लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। यदि सवाल करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं तो इस पर हम क्या होगा, वर्ण किसे कहते हैं, इसमें क्या बताएगा, कोई जवाब दे सकता है? वर्ण किसे कहते हैं? जिसका हाँ ठीक है। आप लोग को डरना नहीं है, कोई टेंशन में नहीं रहना है, पूरा क्लियर बताना है। गलत होगा हम सही करने के लिए तैयार हैं। आप लोग को हिचकिचाहट नहीं आना चाहिए, जो भी आएगा क्लियर बताइए। गलत हो सही हो हम फिर सुधार में हम सुधार कर लेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? सही बोला, जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है, वर्ण कहलाता है। हाँ वर्ण कहलाता है। तो इसके बाद हमको मेरा कहना है कि वर्ण तो क्लियर हम परिभाषा डेफिनेशन के माध्यम से क्लियर कर दिए कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, लेकिन आप ढंग से नहीं समझ सके। जिसका खंड या टुकड़ा, किसका खंड या टुकड़ा, यानी वर्ण है, ठीक है। वर्ण क्या है, कौन कौन वर्ण है, ये हमको जानकारी दो कि कौन कौन वर्ण है, कुल वर्णों की संख्या क्या है, पहले वो सब हम जानेंगे। इसके बाद हम एग्जाम्पल के माध्यम से उसको स्पष्टीकरण करेंगे। तो कहने का है कि वर्ण जो है, वर्ण स्टार्टिंग होता है तो ओ आ से लेकर के यानी अक्षत्र ज्ञों तक, यानी सभी वर्ण ही है। यदि देखा जाए तो वर्ण, अब कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या कितना है? तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। तो इसमें देखना है कि कुल वर्णों की संख्या, तो देखते हैं एग्जाम्पल में, हम पहले ले लेते हैं एग्जाम्पल को। तो इसमें एग्जाम्पल में जहां तक अब सवाल आता है कि वर्ण जो बता रहे थे, वर्ण कुल वर्णों की संख्या क्या है? 52 है ना, 52 कुल वर्णों की संख्या 52 है। यदि हम इसके एग्जाम्पल में लेते हैं, क्या कह रहा है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके तो वर्ण कहलाता है। इसमें देखते हैं कि मानो कि को है, कि चो है, को है, तो है, कोई भी चीज, कोई ईटीसी हम कर देते हैं, जो भी वर्ण हो, कोई भी वर्ण लेते हैं। आखिर को यदि हम लेते हैं, यदि वर्ण का परिभाषा स्पष्टीकरण से हम बहुत बढ़िया से समझा देते हैं, टेंशन नहीं। इसमें कहना है कि यदि वर्ण पर सवाल करते हैं, तुम परिभाषा में डेफिनेशन में क्या दिया? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, तो ये भी तो वर्ण ही है। जब 52 वर्ण है, कुल वर्णों की संख्या 52 है, तो ये भी तो वर्ण ही है, वर्ण के अंतर्गत आता है। तो करो तोड़ो इसको, तो इसका टुकड़ा हो सकता है, को है, को का क्या हो सकता है? को का टुकड़ा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कमल का टुकड़ा हो सकता है, कमल का टुकड़ा हो सकता है। कमल का यदि टुकड़ा करेंगे तो को, मो, अलो,
आखिर टुकड़ा अलग अलग हुआ ना, देखो अलग अलग टुकड़ा हो गया ना, लेकिन ये तो शब्द है, ये तो शब्द है। 3 गो वर्ण मिला तो कमल बन गया, ये तो लेकिन शब्द है। आखिर ये तो शब्द आ गया, इसीलिए कहते हैं, अब समझ में आ गया होगा कि जो भी वर्ण है 52 वर्ण में से किसी का भी टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो समझ गया कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। चलो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि वर्ण के प्रकार। तो अब जाते हैं, पहले तो वर्ण क्लियर हो गया, अब वर्ण के डिटेल्स में जाते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो वर्ण के प्रकार पर अब एक बात देखते हैं कि वर्ण के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2 हैं। ठीक है, 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। तो 2 प्रकार में क्या आएगा? तो 2 प्रकार में स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। चलो इसमें हम 2 प्रकार को हटा देते हैं, यहाँ हम रख ही देते हैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, तो ये स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब हम देखते हैं कि अब स्वर वर्ण को क्लियर किया जाए, इसके बाद व्यंजन वर्ण को क्लियर करेंगे। तो स्वर वर्ण को देखते हैं। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर, मानो कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं? बोलो, स्वर वर्ण किसे कहते हैं? स्वर। तो कहने का मतलब जो वर्ण स्वयं की सहायता से बोला जाए, स्वयं की सहायता से बोला जाए, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। अब इसमें एक चीज और छूटा, इसमें एक वर्ण में क्या छूटा था, इसमें थोड़ा सा इसमें यहाँ लिख लेना कि कुल 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, इसमें भी देना है। ये कुल 52 वर्ण है, ये भी नोट कर लेना। इसके बाद आप स्वर पर जाते हैं। स्वर में है जो वर्ण स्वयं की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर, अब कह रहा, इसमें देखते हैं कि और देख लेते हैं, पहले जैसे ही ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ओ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, ए, ये सभी, री भी आता है, सुनते हैं। तो यानी कुल स्वरों की संख्या 11 है ना, कुल स्वरों की संख्या 11 है। तो इसमें कुल स्वरों की संख्या 11 में आपको ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ, ए, ओ ने दिए हैं। यहाँ जो दिए हैं, देखो इसको हम क्लियर कर लेते हैं कि री पहले दे देते हैं, अच्छा रहेगा। हमको 11 पूरा देना है। ए, ओ, यानी ए, ओ, समझा ना? अब हो गया। अब देखते हैं कि पूर्ता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। तो ये क्लियर हो गया ना स्पष्टीकरण कि कुल स्वर जो है, ये स्वर जो है 11 हैं। वैसे 13 भी कोई कर देता है, 13 भी कहीं कहीं आ जाता है, ऑप्शन में 13 आ जाता है कोई ढंग से। तो मेन है कि 11 स्वर माना गया है। इसके बाद अब देखते हैं, अब इसमें नोट करके लिख देते हैं कि कुल स्वरों की संख्या 11 है, कुल स्वरों की
की संख्या 11 है। तो इसके बाद लेते हैं व्यंजन। इसमें ये फर्स्ट था, फर्स्ट और सेकंड ही ले लेते हैं, स्टार नहीं मारेंगे। व्यंजन, व्यंजन में देखते हैं व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से, जो स्वर की सहायता से, जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन, व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन वर्ण कहते हैं। चलो इसके बाद इसमें कहते हैं एग्जाम्पल में यदि ले लेते हैं तो एग्जाम्पल में देखो सबसे इजी वे में समझते हुए, बहुत ही इजी वे में तुमको दिमाग में एडजस्ट करना है कि यानी कुल वर्णों में से मात्र जो है स्वर को निकाल लिया जाए। स्वर को निकाल लिए ना, 52 वर्ण में दीर्घ सब ना आता था, ये सब चीज ना आता था वर्ण में। तो लेकिन वर्ण में तो सब आता था, तब 52 पुरता था। उसमें से यदि हम 11 ठो हटा दिए तो शेष क्या बचा? वह व्यंजन ही न बचा। तो यह जो है कुल व्यंजन की संख्या देखो, ये वर्ग, इसके बाद योरोलोभ भी है, यो वर्ग। इसके बाद है अक्षतरज्ञ, ये भी आ जाएगा। ये सभी कुल मिलाकर के 35 होता है, 35। समझा ना? यानी स्वर को हटाने के बाद शेष जो बचा वह व्यंजन कहलाता है। सीधा स्पष्टीकरण वे में जानना है कि स्वर को हटा देने के बाद जो भी वर्ण बचता है वह व्यंजन बचता है। अब व्यंजन में भी है, अब व्यंजन को डिटेल से समझाते हैं कि व्यंजन में भी ढेर प्रकार है। अब व्यंजन में है स्पर्श व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, संयुक्ताक्षर है। तो इसमें ढेर चीज है। इसमें देख लेते हैं कि ये तो कितना है, 35 हम बोल दिए ना, 35। इसमें क्या है, 11 है ना, ये 11 है। यहाँ तो स्वर 11 हो गया, व्यंजन 35 हो गया। इसके बाद है व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार में आप लोग ये ऊपर नोट हो गया, आप लोग कर लिए तो ठीक है। इसको हटाते हुए फिर हम ऊपर देखते हैं। यहां तक मिटा लेते हैं। अब ले लेते हैं कि व्यंजन के प्रकार में यदि व्यंजन के प्रकार देखते हैं, व्यंजन के प्रकार, तो इसमें व्यंजन के प्रकार में क्या क्या होगा? पहले हम स्पर्श व्यंजन ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट में स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन 25 है, 25। ये समझिए। अब इसमें हम डिटेल्स कर देते हैं कि कौन है स्पर्श व्यंजन, ये भी तो जानना है ना, वैसे बोलने से नहीं होगा। स्पर्श व्यंजन कौन कौन होगा स्पर्श व्यंजन? तो देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देते हैं कि को वर्ग आ जाएगा, को वर्ग बराबर कितना? 5 को वर्ग। जो वर्ग कितना आ जाएगा? 5 ठो। टो वर्ग तो एक और टो वर्ग में भी 5 ठो आ जाएगा, टो अंगो। इसके बाद तो वर्ग में आ जाएगा तो दो 9। इसके बाद पो वर्ग ले लो, पो वर्ग में आ जाएगा मो। तो कुल मिलाकर के कितना? 1 2 3 4 5, 5 25, तो 25। ये 25 आ गया ना, समझा? ये क्लियर? इतना डिटेल से समझा रहे हैं कि तुम लोग फिर दोबारा बुक को देखना भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं
कि ये कोवर्ग, चौवर्ग, टोवर्ग, तोवर्ग और पोवर्ग मिला करके स्पर्श व्यंजन हुआ, ये 25 हुआ। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ये नीचे वाला मिटा सकते हैं ना, तो ठीक है, इसको हटाते हैं, पूरा हटा दीजिए। अच्छा ठीक है। तो ये हम इसके बाद जो है इसको क्लियर करते हुए आप देखते हैं आगे कि आगे जो है स्पर्श व्यंजन के बाद क्या होता है। स्पर्श व्यंजन के बाद अब देखो कितना ढंग से कि उष्म व्यंजन, पहले अंतस्थ ले लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो है, अंतस्थ व्यंजन चार हैं, चार हैं। तो अंतस्थ व्यंजन चार है, कौन कौन है? तो ये आ जाएगा यो, रो, लो, वो। तो यानी 4 हो गया ना, ये 4 हो गया, ये 25 हो गया, ये क्लियर हो गया। इसके बाद उष्म व्यंजन में, उष्म व्यंजन कौन सा आ जाएगा? उष्म व्यंजन भी 4 है, तो कौन सा आ जाएगा उष्म व्यंजन के अंतर्गत? 4 में कौन कौन आ जाएगा? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और हो। तो 1 2 3 4 हो गया ना, 4, ये 4 तो हुआ ना, क्लियर हो गया कि ये उष्म व्यंजन क्लियर हो गया कि उष्म व्यंजन भी 4 है। तो इसके बाद अब देखो एक चीज और है, उसको भी ले लेते हैं। संयुक्ताक्षर एक होता है, संयुक्ताक्षर भी मेरे दृष्टिकोण से 5 है। तो ये जो है आप देखो संयुक्ताक्षर एक तो संयुक्ताक्षर भी एक आता है। संयुक्ताक्षर में देखते हैं कौन कौन आता है। अक्षो, त्र, ज्ञो, स्रो, दियो भी आता है। देखो संस्कृत दृष्टिकोण से, संस्कृत अनुसार जो है कुछ न कुछ जो है ऐसा शब्द बढ़ते जा रहा है। उसमें भी और क्लियर ने बताए थे, ढो और है रो होता है, छोटा रो और बड़ा रो, ऐसे करके जो है बढ़ा है। वैसे कितना था? 47 तो था कुल वर्णों की संख्या, पहले 47 था, धीरे धीरे आधुनिक वर्णमाला दृष्टिकोण से 52 हो चुका है। तो वही सब बहुत कुछ ऐसा वर्ण का बढ़ोतरी हुआ। तो इसमें भी देखो बढ़ोतरी में अक्षत्र, ज्ञो, स्र, दियो, क्यों इसको संयुक्ताक्षर के अब श्रेणी में रखा गया? संयुक्ताक्षर के श्रेणी में इसीलिए रखा गया कि यह जो है, अब देखो तो अभी ये कुल मिलाकर के 5 हो जाता है ना, 5 हो जाता है। मगर देखो इसमें यदि अक्षरों का स्पष्टीकरण करते हैं, इसका कखड़ा क्लियर करते हैं, तो अक्षरों का क्या होता है? KSH 3 गो। देखो यानी अक्षरों का यदि हम डिटेल्स करते हैं तो क्या हो जाता है? KSH, के से को हो गया, सो हो गया, हो गया। देखो इसीलिए अभी 3 गो वर्ण बन गया ना, 3 वर्ण के मेल से ना अक्षरों का निर्माण हुआ, इसीलिए संयुक्त अक्षर इसीलिए कहा गया है। तरह, TR से तरह, ये क्यों है, स्रो है, त्यों है, सब में जो यानी सिंगल वर्ण नहीं है, सिंगल वर्ण से बन नहीं रहा है, इसीलिए जो है इसको संयुक्त अक्षर में दिया गया है। तो अब ये यहाँ ये क्लियर कर दिए इसको। हाँ सवाल करो। इसका संयुक्त जो था, संयुक्त इसका जो है सर, हाँ ऐसे सर परिभाषा सर ऐसे नहीं बोल सकते हैं, तो सर किसी दूसरे के सहारा से बनता नहीं, इसका परिभाषा नहीं बोलेंगे, इसके बाद वैसे में बोलेंगे, शब्द में चला जाएगा। तो अब लेते हैं, देखो वर्ण का प्रक्रिया समाप्त। अब एक बार शब्द को उठाते हैं, तो शब्द में देखते हैं, अब शब्द संसार, शब्द को देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? आप बताओ शब्द किसे कहते हैं? इसका क्या हो जाएगा? दो वर्णों के सार्थक मेल को, शब्द कहते हैं ना।
सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखो, तभी जो हम बता रहे थे वो चीज अभी आया है कि वर्ण को स्पष्टीकरण कर रहे थे शब्द माध्यम से। अब शब्द को क्लियर करते हैं वर्ण माध्यम से। कैसे कि अब यदि हम कहते हैं दो वर्णों के सार्थक मेल, कमल बताए थे तभी ना, तो कमल जो है दो वर्णों के सार्थक मेल, दो या दो से अधिक वो वर्णों के सार्थक मेल। तो कमल यदि हम लिखे थे तो यहाँ जो है 3 गो वर्ण मिला ना, तब न क जोड़ म जोड़ ल हुआ। तो अभी 3 गो वर्ण मिल गया ना, तो कमल बना। तो इसीलिए कहा कि दो या दो से अधिक, यहाँ तो हम दो ये वर्ण दिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो ये हो गया, ये क्लियर हुआ। इसके बाद देखते हैं, अब कहता है कि शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार में जाते हैं। शब्द के प्रकार में देखो कि पहला आ जाता है उत्पत्ति, इसको कहते हैं व्युत्पत्तियों कह सकते हैं। व्युत्पत्ति दृष्टिकोण से, व्युत्पत्ति दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार हैं। व्युत्पत्ति शब्द के 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं। व्युत्पत्ति दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार हैं। तो पहले देखते हैं प्रकार में कौन आ जाएगा। पहले में तत्सम देखते हैं, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज और विदेशज, विदेशज, ये आया। तो तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, देशज किसे कहते हैं, विदेशज किसे कहते हैं। बहुत स्टूडेंट को परिभाषा घुमा फिराते हुए उसमें एडजस्ट करने में उसको दिक्कत हो जाता है, फंस जाता है स्पष्टीकरण। हम ऐसे कर देते हैं, ऐसा ट्रिक मारते हैं कि तुम्हारा दिमाग में सदा के लिए सेट हो जाएगा, बैठा रह जाएगा। उसमें तत्सम तद्भव को खोजना तुमको नहीं पड़ेगा। तत्सम, तत्सम सारे संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं, हिंदी शब्द को तद्भव कहते हैं। तब न कहता है तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। परिभाषा ऐसे याद करता है, बहुत आसान है, पूरा आसान हो गया ना। सबसे आसान है तत्सम का। जो भी एग्जाम्पल एग्जाम मैट्रिक के एग्जाम में यदि आ जाएगा, संस्कृत शब्द जानते करते कौन कौन संस्कृत शब्द हैं। अभी हम इसी को क्लियर करते हैं, समझ संस्कृत शब्द को। आप देखो अभी बोले समझ संस्कृत शब्द को, तो इसमें एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं जल, तो संस्कृत शब्द है ना, जल का जो है हिंदी। अभी इसी का तद्भव देखो, पानी, पानी तद्भव हो गया, समझा ना। हम तत्सम और तद्भव को पहले स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। परिभाषा को छोड़ो, परिभाषा नहीं बताएंगे फिर फंस जाएगा तुम लोग। हम ये जानना चाहते हैं तत्सम और तद्भव यदि एग्जाम में आया जाएगा और एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया कि इसमें से निकालिए तत्सम को, इसमें से तद्भव को चुने, तो ऐसा ऐसा शब्द 4 विकल्प दे देगा, उसमें फंसा देगा। तो यदि हम जान रहे हैं कि जल संस्कृत शब्द है, अब मानो इसी में पुस्तक एक तत्सम शब्द है। पुस्तक का क्या होता है, किताब, किताब तद्भव हो गया। इसी प्रकार फूल, पुष्प, इसमें पुष्प हो जाएगा, पुष्प हुआ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फूल। ऐसे तो क्लियर। अब ये क्लियर हो रहा है कि तत्सम और तद्भव ये स्पष्टीकरण हो गया ना। इसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं है, साफ दिमाग से हटा लो। ऐसे शब्द जो आ जाएगा तो तुम क्लियर कर लेना, परिभाषा डेफिनेशन में फंसना नहीं है। अब देखते हैं, ये दोनों एग्जाम्पल से ही क्लियर हो गया, नहीं तो सीधी बात है। हम बता दिए कि संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं, हिंदी को तद्भव कहते हैं। चाहे परिभाषा गलत हो या सही हो, आपको समझना है ना, आपको समझना है मात्र कि किस दृष्टि को। बहुत कहता है कि पुराना आदमी सब जो है ना, पहले दूध लिखता नहीं था, आज ना इतना पद्धति आ गया है,
पहले वैसे लकीर माता लोग दे देती थी, कोई चिन्ह सिंबल मार देता था। और क्या, सूर्य के प्रकाश को पहले घड़ी का नहीं था व्यवस्था, सूर्य को देखता था, टाइम करेक्ट टाइम बता देते थे पुराना आदमी सब, ओ अभी 12 बजा, अभी इतना 9 बजा। इसीलिए कहते हैं कि हमको क्या जरूरी है, हम अपने समझने से मतलब है, आपको समझने से मतलब है, और कोई बात नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि तत्सम और तद्भव को यह जानना है कि यह संस्कृत शब्द तत्सम हिंदी शब्द तद्भव। क्लियर हो गया। अब देखते हैं तो देशज में देश की बोलचाल अपना लोग का जो भी देशज, देश की बोलचाल में आने वाले शब्द है, और विदेशी शब्द भी बहुत है। हमको तो लग रहा है कि देशज से ज्यादा विदेशज है, क्योंकि विदेशी यहाँ जो है ना, विदेशी का तो खजाना खोला हुआ था। भारतवर्ष को लूटने के लिए कौन नहीं आया, दुनिया का कोई देश नहीं छोड़ा। लगता था सही में सोने की चिड़िया सही कह रहा था, यहाँ सोना ही सोना उगलता था। यह देश हर दृष्टिकोण से सुखी, संपन्न, सब चीज से परिपूर्ण, अभी भी परिपूर्ण है। अभी अलग कंट्री में जाओ तो बहुत चीज का स्कार्सिटी है, खाद्य सामग्री में अभी नाना प्रकार का खाद्यान्न यहाँ भारतवर्ष में मिलता है। यह स्वर्ग की धरती है। इसीलिए देशज में है देश की बोलचाल। देश की बोलचाल में अपना लोग पुराना आदमी को देखता होगा, अभी छड़ी कहते हैं, उसी को नहीं कहते, लाठी, कठौत, इसके बाद पगड़ी, लोटा, डोरी को रस्सी कहते हैं स्टैंडर्ड में। लेकिन पुरनका आदमी सबका जो भाषा था, अभी भी देहाती बोलचाल में बहुत ऐसा भाषा है, वह सब क्या है, वह देशज है। एग्जाम्पल में इसमें आ जाएगा, अभी यदि बता देते हैं परिभाषा में तो लिख देते हैं देश की बोलचाल में, देश की बोलचाल में आने वाले शब्द को देशज कहते हैं। तो इसके बाद एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, कह देंगे लोटा, डोरी, पगड़ी, डिबिया, ये सब जो है, यह सभी जो है, ये क्या है, यह देशज है। अब विदेशज तो विदेशी भाषा जो भी है, विदेशी भाषा को अपने देश में जो यूज किया जाता है, उपयोग में लाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। तो विदेशी भाषा, कौन कौन विदेशी शब्द हैं, अभी जितना बताएं। अब विदेशी शब्द में देखो, जितने भी हमारे दृष्टिकोण से जितने भी अंग्रेजी वर्ड हैं, सभी विदेशज है। अभी क्या कहें, यह पेन, कलम है तो कह देंगे पेन। क्या है, पेन है, विदेशी शब्द है ना। तो हाँ, अब बोर्ड है, बुक है, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, अस्पताल बोलते हैं हिंदी में, लेकिन क्या कहते हैं, हॉस्पिटल। तो क्या है, वह विदेशज शब्द है। हम जानते हैं कि आपको किस ढंग से समझ में आ जाए, पढ़ाने का ये टीचर का ये मतलब होता है कि आप, मेरा स्टूडेंट किस ढंग से पकड़ रहा है, किस ढंग से उनको याद रहेगा, हम वो जानते हैं। और समस्त व्याकरण को इस ढंग से तोड़ करके बताएंगे। आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। शेयर करने से ये होगा कि आपके जो भी साथी दोस्त होंगे उनको भी नॉलेज बढ़ेगा। तो ये कहने का मतलब विदेशी भाषा को अपने देश में बोलचाल में लाने वाले शब्द को विदेशज कहते हैं। अभी क्या है, विदेशी थ्रू बोलता है, हॉस्पिटल अपना लोग बोलते हैं ना। तो विदेशी भाषा को देश की बोलचाल में लाने वाले शब्द क्या है, ये अब देखो एग्जांपल में इसको दे देते हैं। क्या है, हॉस्पिटल। अब इसको अंग्रेजी में नहीं लिखते, हम लिखिए देते हैं हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? अस्पताल। अस्पताल इसको बोलते हैं ना, तो हॉस्पिटल हो गया ना, एस्टिक। इसके बाद बुक है, बुक। इसके बाद है डॉक्टर, डॉक्टर है। ऐसे ऐसे शब्द ढेर हैं। स्कूल है। ये सभी हॉस्पिटल जो है अब दे ही देते हैं, हॉस्पिटल ही लिख देते हैं। तो ऐसे ऐसे जितने भी शब्द हैं, ये सभी शब्द जो है अंग्रेजी शब्द हैं। जो भी अंग्रेजी शब्द है यह सभी विदेशी है, विदेशज होगा। तो अब यहाँ ये व्युत्पत्ति दृष्टि से क्लियर हो गया। ये चार हैं व्युत्पत्ति दृष्टि, शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम क्लियर हो गया, तद्भव क्लियर हो गया, देशज और विदेशज ये भी क्लियर हो गया। अब जो है, अब ये आगे कल अथी कर रहे हैं कि इसमें अब बनावट की दृष्टि से आएगा और रचना की दृष्टि से आएगा। ये सभी जो है अब अगले क्लास में बताएंगे। और सर तो आज विदेशज तक गया। विदेशज के अलावा अभी शब्द समाप्त नहीं हुआ है, शब्द का प्रकार अभी और बाकी है। तो और बताना कल के लिए जो है, जो भी बचेगा अभी हम क्लियर कर रहे हैं कि ये जो है शब्द के प्रकार में मात्र व्युत्पत्ति की दृष्टि से बताए हैं। व्युत्पत्ति के बाद अब जो है बनावट की दृष्टि से भी है। तो कल के क्लास में क्या आ जाएगा? ये दूसरा आ जाएगा बनावट। बनावट की दृष्टि से, बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार आएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से आएगा। ये भी क्लियर करेंगे। और इसके बाद आगे आगे और भी जो आएगा हम बताते जाएंगे। अभी ये कल के लिए हम कर दिए कि मेरा भी अपने आप को, हमको भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि कल कहाँ छोड़े थे। तो यानी बनावट दृष्टि से और रचना दृष्टि से शब्द में ये बच गया है, जो कल हम कल यहाँ से शुरू करेंगे। और जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल से जुड़े हैं वह प्रतिदिन मेरा वीडियो को देखते रहें और लाइक और शेयर करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।